मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वैदिक सिविलाइजेशन में द स्टोरी ऑफ रामायण एंड द स्टोरी ऑफ महाभारत को, और साथ ही साथ में हम लोगों ने देख लिया था कुछ की पॉइंट्स को जो कि इपेक्स से रिलेटेड थे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अश्वमेध यज्ञ यानी कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता था इसके बारे में। साथ ही साथ में जान लेते हैं राजसूय सेक्रीफाइस और वाजपेय यज्ञ और द 4 आश्रम्स, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत बार ये चर्चा में आया होगा कि बहुत पुराने ज़माने में अश्वमेध यज्ञ होता था। तो आज इसी को समझ लेते हैं कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या था। ड्यूरिंग दिस यज्ञ the ruler would let loose a special horse accompanied by soldier for a year to wander at will। एक घोड़ा होता था और उस घोड़े को राजा के द्वारा, एक स्पेशल घोड़ा होता था, उसे छोड़ दिया जाता था। उसके साथ में सिपाही भी पीछे पीछे चलते थे और पूरे 1 साल तक वह घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ घूमता था, वो पूरा राज्य क्षेत्र उस राजा का मान लिया जाता था। द किंग वुड लेड हिज claim over all those territories over which the royal horse moved unchallenged। unchallenged का मतलब कि बिना चुनौती कि जैसे घोड़ा टहल रहा है, किसी दूसरे राजा ने उस पर आपत्ति कर ली या घोड़े को पकड़ करके बांध लिया, तो जिस राजा ने घोड़े को पकड़ करके बांधा होता था उससे और जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा हुआ था उनसे, उन दोनों राजाओं में लड़ाई होती थी और जो जीतता था राज्य उसी को मिलता था। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे घोड़े का उपयोग किया जाता था अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने में। इफ़ द हॉर्स वाज कैप्चर बाय द अनदर रूलर इट मीन वार बिटवीन द 2 किंगडम्स, यानी कि 2 राजाओं के बीच में लड़ाई होना सुनिश्चित थी। एट द एंड ऑफ द ईयर द हॉर्स वाज सेक्रीफाइस ड्यूरिंग द यज्ञ। और जो घोड़ा शुरुआत में यानी कि साल के शुरुआत में छोड़ा जाता था कि पूरे क्षेत्र भर में घूम करके आता है, एक पूरे साल में जहाँ जहाँ भी घूमता था वो क्षेत्र, वो एरिया राजा का माना जाता था। लेकिन लास्ट में यानी कि साल के अंत में उस घोड़े का बलिदान दिया जाता था जिसे अश्वमेध यज्ञ के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों बात को समझिएगा कि अश्वमेध यज्ञ में शुरुआत में घोड़े को छोड़ा जाता था टहलने के लिए। जहाँ जहाँ जितने जितने क्षेत्र में वह घोड़ा पहुँच पाता था उतना क्षेत्र राजा का माना जाता था। और यदि किसी राजा ने गलती से या फिर ऐसे ही घोड़े को कैप्चर कर लिया या घोड़े के टहलने पे विरोध किया तो उससे वो राजा लड़ाई करता था और वर्ष के अंत में उस घोड़े को जो उसने छोड़ा हुआ था पूरे क्षेत्र में राज्य भर में टहलने के लिए उसे बलिदान दे देता, यानी कि उसे एक तरीके से कहें कि अपने इष्ट को चढ़ा देता था काट करके। नेक्स्ट देख लेते हैं राजसूय सेक्रीफाइस। इट वाज परफॉर्म टू कन्फर्म सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। इट वाज द कनेक्टेड विद द किंग्स कंसरेशन। राजसूय यज्ञ जो होता था ये राजा की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए होता था। सुप्रीमेसी का मतलब दोस्तों कि राजा के शक्तियों को, कि राजा इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, ये दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ होता था। और इट वाज कनेक्टेड विद द किंग से कंसेशंस का मतलब होता है जो राजा का राज तिलक होता है उससे भी ये जुड़ा हुआ था। कहने का मतलब कि जब राजा राजगद्दी पे बैठने को होता था यानी कि राजकुमार से राजा बनने वाला होता था तो वहाँ पे भी राजसूय यज्ञ कराया जाता था। अगला यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। द टर्म वाजपेय विज अ कम्बिनेशन ऑफ द ट्रू वर्ड वाजा एंड द पेय मीनिंग राइस एंड द ड्रिंक रिस्पेक्टिवली। यानी कि वाजा का मतलब होता है राइस एंड द पेय का मतलब होता है ड्रिंक। एज द नेम सजेस्टेड द वाजपेय सेक्रीफाइस वाज बिलीव टू ब्रिंग इन बाउंटली क्रॉप एंड द प्लेंटीफुल वाटर। यानी जो वाजपेय यज्ञ होता था, यह वाजपेय यज्ञ चावल, यानी कि जब चावल की फसल उगानी होती है तो बारिश की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा बारिश की ज़रूरत के लिए ये यज्ञ किया जाता था कि ताकि ज़्यादा बारिश हो और अच्छी फसल हो। तो ये 3 प्रकार के खास करके यज्ञ होते थे जिसमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ प्रसिद्ध हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दूं कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं ये क्लास
6 की जो हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की बुक है ICSE पैटर्न की, इसे मैं पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए उपयोगी होगी, लेकिन खास करके मुझे क्लास 6 के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ भी चेंजेस हो या कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं और मैं प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपके उस कमेंट का या आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द लेकर के आऊँ। कंटिन्यू करते हैं आगे। एज द किंगडम्स ग्रू बिगर द किंग्स अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ ऑफिशियल बाई असिस्ट हिम। जैसे जैसे राज बड़ा होता जाता था, जो राजा होता था वो अपने ऑफिशियल यानी कि अधिकारियों को अपनी सहायता के लिए नियुक्त करता था। द पॉपुलर असेंबली लॉस्ट देयर अर्लियर इंपॉर्टेंस। पहले की जो सभा होती थी, जो असेंबलीज होती थी, अब उसने अपना इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया था। द सभा एंड द समिति कैम टुगेदर डोमिनेटेड बाय द चीफ एंड द रिच नोबेल। अब जो सभा और समिति होने लगी थी, ये सभा और समिति अब जो डोमिनेटेड बाय चीफ एंड रिच नोबेल होते थे, यानी कि जो सबसे रईस और ख़ानदानी व्यक्ति होते थे वही उसमें भाग ले सकते थे। वोमेन वेयर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड द असेंबलीज। महिलाओं को भी अब इन असेंबली में आने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्त याद रखना कि जब हम अर्ली वैदिक एज पढ़ते हैं यानी कि पूर्व वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि महिलाओं को भी सभा में जाने की अनुमति थी, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते यह सिस्टम खत्म हो गया। दूसरी चीज़ की पहले जो सभा होती थी या समिति बैठती थी उसमें सभी लोग जा सकते थे, हर प्रकार के व्यक्ति शामिल हो सकते थे, लेकिन अब जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वही लोग और कुछ मुख्य लोग ही इस सभा या समिति में आते थे और अन्य लोगों का प्रवेश और साथ ही साथ में स्त्रियों का प्रवेश अब ऐसी सभाओं में रोक दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन या सामाजिक जीवन, यानी कि लेटर वैदिक एज में सामाजिक जीवन कैसा था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द 4 वर्नाज ऑफ द अर्लियर पीरियड गिव वे टू रिजिड कास्ट सिस्टम। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में जो 4 वर्ण थे वो 4 वर्ण अब स्पेशल रूप से 4 अलग अलग प्रकार के कास्ट सिस्टम में बट जाते हैं और एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं रिजिड का मतलब कि जटिल कास्ट सिस्टम में अब ये बन जाते हैं। एज द टाइम द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज इन सोसाइटी बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग कल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस। बलिदान के कारण यानी कि ज़्यादातर बलिदान होते थे, तो इस वजह से ब्राह्मणों का जो इंक्रीमेंट था यानी कि ब्राह्मणों को इंक्रीज हुआ, उनको ज़्यादा वरीयता दी, इस वजह से कि ऐसा मानना था कि संस्कृत देववाणी है और संस्कृत ब्राह्मणों को आती है और संस्कृत के माध्यम से ही वो जो बलिदान देंगे वो ईश्वर तक पहुंच जाएगा और ईश्वर उनकी बात को सुनेंगे, ऐसा उस समय दोस्तों माना जाता था। तो इसी वजह से ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था वह बढ़ने लगा। दे कंडक्ट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस एंड प्रेड फॉर द सक्सेस फॉर देयर पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब होता है कि वही यजमान जिसके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, वो ऋचाओं को यानी कि श्लोक को पढ़ते थे या मंत्रों को पढ़ते थे और बलिदान चढ़ाते थे, प्रार्थना करते थे ताकि उनके जो यजमान हैं उनको सफलता मिले। यहाँ पे पैट्रॉन का मतलब कि पितर भी कह सकते हैं, जो उनके पितर हैं यानी कि जो दादा परदादा हैं जो मृत्यु प्राप्त कर गए हैं, उनको उनकी आत्मा को शांति मिल सके, इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बलिदान की व्यवस्था उस समय की गई थी। द ब्राह्मण्स द क्षत्रियस एंड द वैश्यास हैड वन थिंग इन कॉमन, दे वेयर इंटाइटल्ड टू उपनयन, दैट इज इन्वेस्टर्स विद द सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्राज। यानी कि जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो उपनयन संस्कार करते थे और उपनयन संस्कार में इन्वेस्टायर्ड द सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू द वैदिक मंत्राज। जो वैदिक मंत्र थे उन वैदिक मंत्रों के आधार पर वे जनेऊ धारण करते थे, यानी कि जब उनका उपनयन संस्कार होता था तो उपनयन संस्कार में वो जनेऊ धारण करते थे। शूद्राज वेयर नाइदर अलाउड टू वियर द सेक्रेड थ्रेड नॉर टू रेक्टाइल द गायत्री मंत्र। जो शूद्र थे उन्हें इस तरह के जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था और साथ ही साथ में उन्हें गायत्री मंत्र भी पढ़ने का अधिकार नहीं था या गायत्री मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं था। अब यदि आप जनेऊ नहीं जानते हैं तो दोस्तों याद दिला दो कि जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये जो पहने हुए आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो पहने हुए हैं ऐसे ही जनेऊ एक धागे की रचना होती है और धागे से बना हुआ होता है, उसे लोग ऐसे ही गले में एक कंधे से ऐसे धारण करते हैं जिसे जनेऊ का नाम दिया जाता है। तो ये उपनयन संस्कार में होता था कि लोग जनेऊ एक कंधे से लेकर के दूसरी साइड में चेस्ट के बीच से होते हुए
पहनते थे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि जनेऊ क्या होता है और ये किन लोगों को पहनने का अधिकार था। अब दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि जैसे जैसे अर्ली वैदिक एज से हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे जटिल होती जाती है, धीरे धीरे कास्ट सिस्टम बढ़ती ही चली जाती है। अब आगे देख लेते हैं द फोर आश्रम्स। द फोर आश्रम्स का मतलब कि ये 4 आश्रम में बांटे गए थे। एक जीवन जो होता था वो जीवन लगभग 100 वर्ष का माना गया था। कहने का मतलब दोस्तों कि जो एक मनुष्य होता था वो कम से कम 100 साल जीता है, ऐसा उस समय मान्यता थी और लोग जीते भी थे। तो ऐसे में 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से 4 आश्रम थे, चलिए इनको हम देख लेते हैं। द लाइफ ऑफ द आर्यन वॉज द डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेज ऑफ द 25 ईयर ईच। जो आर्य लोग थे इन्होंने जीवन को 4 हिस्सों में बांट कर रखा था, यानी कि 25 ईयर का एक हिस्सा था जिसका नाम दिया गया था, पहला हिस्सा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वॉज द फर्स्ट स्टेज व्हेन अ पर्सन हैड टू गो इन आचार्याज यानी कि टीचर्स एंड द गुरुकुल हाउस होल्ड ऑफ द टीचर टू रिसीव द एजुकेशन। ही वॉज सपोज टू स्टे इन द गुरुकुल टिल हिज एजुकेशन वॉज कंप्लीट। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, समझने लायक हो जाता था, तो उसे गुरु के पास में उनके आश्रम में भेज दिया जाता था 25 वर्ष की उम्र तक, ताकि वो वहाँ पे रह करके शिक्षा प्राप्त कर सके। तो ये जो 0 से या कह सकते हैं कि 25 वर्ष की उम्र थी, इसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मचर्य में इस तरीके से जान लीजिए कि हाँ, बच्चे गुरु के पास में पढ़ने जाते थे और जहाँ गुरु रहते थे या आचार्य रहते थे वो उनका ही घर होता था, इसीलिए उसे गुरुकुल नाम से जाना जाता। कुल का मतलब होता है परिवार, गुरु का मतलब कि गुरु का, यानी कि गुरु का जहाँ पे परिवार रहता था उसे हम गुरुकुल कहते हैं। उसके बाद में 25 के बाद में अगले 26 से 50 साल के बीच में गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को जीना होता था। वॉज द सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग विच अ मैन वॉज अलाउड टू लीड अ मैरिड लाइफ एंड हैव चिल्ड्रन। गृहस्थ आश्रम में यानी कि 26 साल के बाद से ये होता था कि व्यक्ति विवाह कर ले और विवाह करके बच्चे को जन्म दे सके, यानी कि ये दूसरा स्टेज था गृहस्थाश्रम। इसमें वो विवाह करे, बच्चे को देखे, बच्चे की देखभाल करे 50 साल की उम्र तक, यानी कि 25 साल में बच्चे को तैयार करके इतना बड़ा कर दे कि वो खुद से समझ सके, उसके अंदर समझ आ जाए। इसके बाद में अगला जो होता था वो आश्रम था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वाज द थर्ड स्टेज व्हेन अ मैन वुड गिव अप हिज वर्ल्डली लाइफ एंड गो टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट। वानप्रस्थ आश्रम में था कि अगले 50 साल के बाद में, यानी कि 25 साल ब्रह्मचर्य के, फिर 25 साल गृहस्थ के, तो 50 साल हो जाते। 50 साल के बाद में 50 से 51 साल के बीच में वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति संसार को छोड़ करके, सांसारिक मोहमाया को छोड़ करके जंगलों में चले जाते थे और मेडिटेट करते थे, यानी कि ध्यान साधना या तपस्या करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट था संन्यास आश्रम। वाज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन अ पर्सन वाज सपोज टू रेनाउंस ऑल द वर्ल्डली लाइफ एंड बिकम अ एसेटिक। अब 75 साल तक, 25 से 75 साल तक मेडिटेट की उम्र होती थी। इसके बाद में 75 साल से अगले 100 साल के बीच में संन्यास आश्रम माना जाता था। और संन्यास आश्रम में ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ पे सभी सांसारिक जो भी सुख सुविधाएं, जो भी चीज़ें थी, उन्हें छोड़ देना था और एक एसेटिक यानी कि एक सन्यासी के रूप में रह करके अपने जीवन का यापन करना था। तो ये 4 आश्रम थे जिसमें हमने देखा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये इंपॉर्टेंट है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, ना ही सिर्फ 6 के लिए बल्कि 6 से इंटर तक के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ना पूछा जाए, पूछा भी जा सकता है, तो आपके लिए भी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि फैमिली कैसी थी, यानी कि लेटर वैदिक एज में किस तरीके का परिवार था। द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रिमेन द नॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। जो लेटर वैदिक एज था वहाँ पे ज्वाइंट फैमिली की व्यवस्था थी। हाउएवर द पावर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली इंक्रीज्ड। लेकिन अब हेड ऑफ द फैमिली की जो पावर थी, यानी कि जो घर का मुखिया थे, उनकी पावर बढ़ी थी। द स्टेटस ऑफ द वोमेन डिक्लाइन इन सोसाइटी। अब महिलाओं की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी थी। दे वेर नो मोर अलाउड टू पार्टिसिपेटेड इन द असेंबलीज। अब वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की किसी भी असेंबली में नहीं जा सकती थी, या बाहर यूँ कहें कि समाज में किसी तरीके से महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति, और जो कैटेगरी थी जिनमें सबसे नीची कैटेगरी मानी गई थी शूद्र की स्थिति एकदम से दयनीय होती चली जा रही थी।
अब समझ लेते हैं गुरुकुल सिस्टम क्या होता था। द गुरुकुल सिस्टम, द लेटर वैदिक एज हैड आ स्पेशल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यूजुअली एट एज ऑफ द 7 साल की उम्र में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम था स्पेशल जिसमें कि बच्चों का होता था वाज सेंट टू गुरुकुल दैट इज़ द हाउस ऑफ द टीचर, यानी कि बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था जिससे कि टीचर का घर कहा जाता था। ही वॉज सपोज टू लिव देयर अंटिल ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उसे वहाँ तब तक रुकना पड़ता था जब तक कि वो अपनी शिक्षा को कंप्लीट ना कर ले, यानी कि जब वो अपनी शिक्षा को पूरी कर लेता था 25 साल की उम्र तक, तब उसके बाद ही वो वापस घर आता था, उसके पहले घर नहीं आता था। द गुरु ट्रीटेड हिज स्टूडेंट लाइक हिज ऑन चिल्ड्रेन, और उस समय जो गुरु होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बेटे के जैसे, अपने बच्चे के जैसे ही मानते थे। द स्टूडेंट वाज रिक्वायर्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क फॉर हिज टीचर, अब जो स्टूडेंट होता था उसे अपने टीचर के जो भी हाउस होल्ड वर्क थे, जो घर के काम थे, उन घर के कामों को भी करना होता था। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक हिज बाथ एंड चैंट द वैदिक मंत्राज, उसे सुबह जल्दी उठना होता था और स्नान करके वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता था। मोस्ट ऑफ द टीचिंग वाज डन ओरली एंड द स्टूडेंट वेयर रिक्वायर्ड टू लर्न एवरीथिंग बाई हार्ट, ज़्यादातर जो भी टीचिंग होती थी यानी कि जो भी पाठ होते थे वो ओरली ही पढ़ाए जाते थे, यानी कि उसे मौखिक रूप से बताया जाता था और स्टूडेंट्स को उसे मौखिक रूप से ही तैयार करना होता था, यानी कि बाय हार्ट, यानी कि पूरे मन से उसे मौखिक रूप से ही तैयार कर लेना होता था। ये स्टूडेंट का उस समय का रूटीन होता था। द स्टूडेंट वेयर टॉट वैदिक लिटरेचर, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एंड द आर्ट वारफेयर, जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें वैदिक ज्ञान, लिटरेचर का ज्ञान, ग्रामर का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक और आर्किटेक्चर एवं आर्ट का ज्ञान दिया जाता था, यानी कि ये चीज़ें उसे सिखाई जाती थी। आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन द स्टूडेंट पेड गुरु दक्षिणा आर अ फी टू टीचर अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स, यानी कि अपने मीन्स का मतलब कि अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार स्टूडेंट अपने अध्यापक को गुरु दक्षिणा या जो टीचर की फीस होती थी उसे देता था और उसके बाद में वापस घर आता था। सो आई होप कि जो गुरुकुल वाली बात थी आपको अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि गुरुकुल किसे कहते हैं। आई होप कि यदि आपको गुरुकुल में रहना पड़े तो शायद आज आप तो मुश्किल है कि रह पाएंगे गुरुकुल में, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं अलाउड होती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए आज कंपलसरी हो गई है। मोबाइल तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं होते थे। बढ़ते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, यानी लेटर वैदिक एज में अर्थव्यवस्था कैसी थी। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द आर्यन बिगेन टू लीड अ सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर बिकम देयर चीफ मीन ऑफ द लाइवलीहुड, द यूज ऑफ द आयरन इम्प्लीमेंटेड हेल्प देम टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि अब यदि बात करें तो लेटर वैदिक एज के समय में जो आर्य थे अब वो धीरे धीरे सेटल लाइफ जीने लगे थे, यानी कि पूरी तरीके से सेटल होने चुके थे और एग्रीकल्चर उनका मुख्य पेशा बन चुका था। साथ ही साथ में अब उन्हें लोहे का पता चल गया था और लोहे के उपयोग का पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो प्रोडक्शन था यानी कि फसलों का जो उत्पादन था उसको अब इंक्रीज कर लिया था। बिसाइड बर्ली दे बिगेन टू कल्टिवेट वीट एंड राइस, जौ ही नहीं जौ के साथ ही साथ में अब वो गेहूं और चावल का भी उत्पादन करने लगे थे। दे यूज्ड पेंटेड ग्रे वेसल विच हैव बीन डिस्कवर्ड एट द मेनी साइट इन द नॉर्दर्न इंडिया, वे एक पेंट किया हुआ ग्रे बर्तन का यानी ग्रे मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते थे, जो कि कई साइट पे नॉर्दर्न इंडिया में मिला हुआ है, यानी कि इसके साक्ष्य भारत में मिले हुए हैं। द पीपल स्पेशलाइज्ड इन आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक वीविंग, पोट्री मेकिंग एंड द लेदर वर्क, यानी कि बहुत से लोग होते थे जो क्राफ्ट में और बुनकर में और पोट्री मेकिंग में और लेदर के वर्क में परफेक्ट होते थे। द राइज ऑफ द न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट इनकरेज ट्रेड एंड द कॉमर्स, वे विभिन्न प्रकार के नए आर्ट और क्राफ्ट को इंक्रीज करते थे, उसको इनकरेज करते थे और जिससे कि और ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा मिल सके। इन द लेटर ऑफ द लेटर वैदिक एज आल्सो सा द राइज ऑफ द टाउन्स, लेटर वैदिक एज में अब टाउन्स की भी बात देखने को मिलती है, यानी कि धीरे धीरे टाउन्स भी दिखने लगते हैं। इस समय तक अब हमको ये समझ में आने लगता है कि हाँ जो गाँव थे अब वो शहर के रूप में विकसित होने लगे हैं। सो आई होप दोस्तों कि ये जो बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की, इतनी चीज़ें लेटर वैदिक एज के बारे में आपको क्लियर कन्फर्म समझ में आई होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यदि इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या यदि पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी कंपटीशन के अकॉर्डिंग बुक्स होती हैं उनको मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिलीजन एंड फिलोसफी को, देखेंगे कि लेटर वैदिक एज में रिलीजन और फिलोसफी कैसी होती थी। साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कि साइंस कैसा वहाँ पे था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।